शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने भाषा से लेके हिंदी के विषय में, हिंदी की बोलियों के विषय में, लिपियों के विषय में और संविधान में हिंदी की क्या क्या स्थितियां, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं कर रही थी। ठीक है, वर्णमाला आरंभ हो गया था। वर्णमाला का लगभग 5 पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने वर्णमाला का विभाजन किया था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। ठीक है, 3 तरीके से हमने विभाजन प्रस्तुत किया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। तीनों विभाजनों को हमने आपसे परिचय करा दिया कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह कौन है और संख्याओं में कितने हैं। ठीक है, ऑल टोटल वर्णों की संख्या हमने आपको 52 बताई थी। जब आपसे पूछे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो 52 होती है। ठीक है, यहाँ तक कल के पार्ट में हमने चर्चाएं कर ली थी। मतलब वर्णमाला में आपने वर्णों का परिचय जान लिया था कि वर्ण कौन है और किस रूप में विभाजित है। आज से हम शुरुआत करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, जब आप वर्णों से परिचय हो गया है कि कौन कौन से कैसे वर्ण होते हैं, तो अब आपको उच्चारण स्थान सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, केवल आपको ध्यान से सीखना है। और एक बार मैं उच्चारण स्थान जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है उनसे आपको परिचय करा देता हूँ, फिर आपको आगे विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। ये आपके सामने एक फिगर है, एक व्यक्ति का फिगर है। अब इसमें देखिए उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनसे आप देख लीजिए और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, पहला देखिए कंठ होता है। कंठ का उच्चारण कहाँ से होता है? देखिए, कंठ से जो भी वर्ण उच्चारित होंगे, ध्यान दीजिएगा, कंठ से जो भी वर्ण उच्चारित होंगे वो यहाँ से, देखिए यहाँ गले के मध्य का भाग, यही कंठ होता है। ठीक है, गले के मध्य का भाग हमारा यहाँ का भाग, ये जो भाग होता है यहाँ कंठ होता है। कंठ से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो आगे आपको बताए जाएंगे। दूसरा स्थान है तालु। तालु देखिए मुख के ऊपर का पिछला भाग। ठीक है, मुख के ऊपर का पिछला भाग, देखिए आपके ऊपर के जो दांत हैं उसके ऊपर की जो आपकी बनावट है ना, उसका पिछला भाग देखिए इस तरीके से होगा। यहाँ पे दांत होंगे सारे, ये पीछे का भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। ठीक है, उसी ऊपर में मध्य का भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कंठ, गले की मध्य का भाग ये कंठ होता है। मुख, जो आपका मुख है, इसके ऊपर का भाग, ऊपर में भी पीछे, ठीक है, ऊपर में भी पीछे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा दिया गया स्पष्ट ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मध्य का भाग है, ये पीछे का भाग है। देखिए ऊपर में क्या है? ऊपर में पीछे का भाग क्या है? तालु है। ऊपर में पीछे का भाग तालु है। ऊपर में मध्य का भाग क्या है? मूर्धा है। ठीक है, ऊपर में मध्य का भाग मूर्धा, पीछे का भाग तालु। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए नाक से जो बोला जाएगा ये तो स्पष्ट है, यहाँ से कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। ये क्या है? नाक से जो उच्चारित होंगे नासिक के या नासिका वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, नासिक के या नासिका वर्ण, मैं बोल दे रहा हूँ, ये कंठ लिखा है, तालु लिखा है, मूर्धा लिखा है, ये नासिक। नासिक का उच्चारण स्पष्ट है, शब्द से ही स्पष्ट है, नाकों के माध्यम से होता होगा। ठीक है, नासिक यहाँ पे दर्शाया भी गया है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है दंत मूल, जिसे वत्सर्य भी कहते हैं। ठीक है, दंत मूल, उच्चारण स्थान दंत मूल है, इसे एक नाम और जाना जाता है वत्सर्य। ठीक है, ये कहाँ से होता है? ये जो ऊपर के आपके जो दांत हैं, दांत और मसूड़ों के भाग से टकराव होकर वर्ण निकलता है, वो कहलाता है दंतमूल वर्ण या वत्सर्य वर्ण। ठीक है, ये जो आपके ऊपर के दांत हैं और मसूड़े हैं, यहीं से ध्वनियां निकलती हैं, टकराव के माध्यम से जो बाहर आती हैं, वो जो वर्ण होते हैं वो दंतमूल या वत्सर्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और स्पष्ट समझिएगा। फिर आता है आपका दंत। ठीक है, दंत स्पष्ट है सबसे ही, दंत मतलब दांतों से टकराव के माध्यम से जो ध्वनियां निकली वो दंत वर्ण के रूप में होंगी। ठीक है, फिर अंतिम है आपका ओष्ठ। ओष्ठ भी स्पष्ट है, ओठों के टकराव से जो निकले वो वर्ण ओष्ठ वर्ण होंगे। ठीक है, तो ओष्ठ मतलब ओठों की बात है, ये जो ओठ है आपके इनकी बात है। दंत मतलब दांतों की बात हो रही है। दंत मूल, वत्सर, दंत मूल को ही वत्सर कहा जाता है। ये मतलब मसूड़े और दंत के क्षेत्र से जो टकराव होकर वर्ण के उच्चारण होगा उन्हें दर्शाया गया है। नासिक क्या स्पष्ट है सबसे, नाक से उच्चारण होगा। ठीक है, उसमें अब देखिए उसमें स्वर जो या जो भी वर्ण निकलेंगे, हो सकता है नासिक से पहले भी कहीं से निकले हों, दोनों का जुड़ाव हो जाएगा, कह देंगे आप कंठ प्लस नासिक, इस तरीके से होगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए
मुख के ऊपर के मध्य का भाग मूर्धा, पीछे का भाग तालु, ये कंठ होता है। इसके अलावा देखिए आपको और क्या मिल सकता है, यहाँ मैंने लिखा है देखिए, हो सकता ऐसे भी वर्ण आपको मिलेंगे जो दो उच्चारण स्थान से होकर आए हों। कंठ प्लस तालु मतलब यहाँ से और यहाँ से संयुक्त रूप से आए हों तो वर्ण क्या होंगे, कंठ और तालु होंगे। ठीक है, कंठ प्लस तालु, उनका उच्चारण स्थान दोनों होगा। कंठ से भी वो वायु निकलेगी और तालु से भी टकराते हुए आएगी, तो कंठ और तालु से जो उच्चारण होंगे उन्हें कहेंगे कंठ और तालु वर्ण। ठीक है, दूसरा हो सकता है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ से भी वर्ण हो सकते हैं संयुक्त रूप से। दंत और ओष्ठ मतलब ये दांतों का हिस्सा, ये ओठ का हिस्सा, इनके मध्य मतलब दंत और ओष्ठ, इनके मध्य से भी कुछ वर्ण आएंगे जिन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, दंतोष्ठ वर्ण। तीसरा है ओष्ठ और कंठ। ओष्ठ और कंठ मतलब कंठ से निकलते हुए ओष्ठ के माध्यम से कुछ टकराव होके, मतलब दोनों से, ऐसा नहीं कि जैसे कंठ है कुछ स्वतंत्र रूप से कंठ से उच्चारित होकर सीधे बाहर आ जाएंगे। अब ये कंठोष्ठ का मतलब कंठ से होते हुए निकलेंगे, ओष्ठ के टकराव के माध्यम से उनका उच्चारण होगा। तो जब दोनों के साथ लेके उच्चारण होता है तो उसे कह देते हैं कंठोष्ठ उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान, कंठ प्लस ताल उच्चारण स्थान। मतलब इन उच्चारण स्थान के अलावा भी ये भी आपको कुछ उच्चारण स्थान है, यहाँ से भी वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थानों का जो मुख्य उत्पत्ति क्षेत्र था उन्हें मैंने आपको बता दिया, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पे आपको स्वर और व्यंजन दोनों को देखना है। मैं स्वर को भी इन्हीं से रिलेट करके बताऊंगा क्योंकि उच्चारण स्थान यही है, यहीं से व्यंजन भी निकलेगा, यहीं से स्वर भी निकलेगा। इसलिए आपको जितने उच्चारण स्थान है जहां से आपके प्रश्न आएंगे जो महत्वपूर्ण है सारे आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझ लीजिएगा। अब चूंकि मैं वर्णों को उच्चारण स्थान पे लेने चल रहा हूँ आपको, तो आपको अगर ये जानते रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आइए अब देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे, इसी में आपका उच्चारण स्थान से लेकर स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किन किन स्थानों के आधार पर कहाँ से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों की चर्चा इसमें हो जाएंगी। ठीक है, उच्चारण स्थान को आपने देख लिया, अब आपको उसको स्वरों में और व्यंजनों में देखना है। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण आपका टॉपिक होगा। अब देखिएगा, पहला है उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, मतलब स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। जो अभी मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया, उन्हीं उच्चारण स्थानों से स्वरों का वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्वर किस उच्चारण स्थान से निकले हुए हैं। ठीक है, दूसरा होगा जिह्वा के आधार पर, मैं जिह्वा के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण बताऊंगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा होगा मुख आवृत्ति या प्रयत्न के आधार पर, मुख आवृत्ति या आप कह सकते हैं प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, यहां से भी आपको स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर भी आपको स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। मात्रा के आधार पर और समानता के आधार पर भी आपको स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। पहला देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिएगा, स्वरों के वर्गीकरण में पहला है उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण स्थान मैंने सभी उच्चारण स्थानों को आपको बता दिया है, उच्चारण स्थान का हमने परिचय भी करा दिया है। ठीक है, और आपको चित्र के माध्यम से भी बता दिया कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। अब देखिए स्वरों का उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 11 स्वर लिखे गए हैं, जितने स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 11 है। ठीक है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, आज से लेके ऋषि तक सभी स्वर लिखे हैं। अब इनका उच्चारण स्थान आप देखिए, अ और आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ से। ठीक है, कंठ या कंठ से। अब इसे देखिए, अ और आ आप बोल के देखेंगे, अ आ, जब आप बोलेंगे तो यहाँ कंठ में आपको कंपन महसूस होगा, अ आ। ठीक तो अ और आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से। ठीक है, आ के बाद ई और ई। ठीक है, ई और बड़ी ई। ठीक है, ई और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। आप बोलिए ई ई, ऐसा लगेगा कि वायु आके मुख के पीछे वाले हिस्से पे टकरा रही है, जो वायु निकल रही है वो मुख के पीछे वाले हिस्से पे टकरा रही है, जहाँ पे तालु होता है। तो ई और ई जब आप उच्चारण करेंगे तो स्वयं आप महसूस कर पाएंगे कि वायु मुख के पिछले वाले हिस्से पे टकरा रही है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, ऊ और ऊ। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ। तो ऊ और बड़ा ऊ अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके होठों की आकृतियां बनेंगी, इसलिए क्योंकि ऊ और ऊ, बड़ा ऊ बोलने में और छोटा ऊ बोलने में आपके होठों से आकृतियां बन रही, इसलिए उनका उच्चारण कहाँ से होता है, होठ से होता है। ठीक है, ए आई, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। ठीक है, देखिए दोनों का संयुक्त रूप होता है ए और ऐ। अगर आप ए ऐ बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि कंठ से वायु घर्षण करके निकल रही है, तालु मुख के ऊपर का पीछे वाला हिस्सा उस पर भी टकराव होके बाहर आ रही थी। ए आई आप बोल के देखिए, स्वयं आपको महसूस होगा कंठ और तालु पे। तो
ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ और तालु। ओ और औ, ओ औ। अब बोलेंगे जब आ बोलते हैं तो कंठ में कंपन होता है आ, तो जब ओ और औ बोलेंगे तो भी कंठ में कंपन होगा, लेकिन ओठ की भी आकृतियां बनेंगी ओ औ, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ दोनों हो जाता है। ठीक है, ऋषि मूर्धा हो जाता है, ऋषि मूर्धा। ठीक है, तो इस तरीके से स्वरों का आपको उच्चारण स्थान है, इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। विकल्प में दिया रहेगा, आपको देखना होगा उ और उ होगा तो वो सही होगा। पूछ देगा कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, तो आप बताएंगे ओ और औ का। ठीक है, तो स्वरों के वर्गीकरण में पहला हो गया उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। आइए दूसरा देखते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में ही आप देखेंगे दूसरा, पहला आपने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देख लिया, दूसरा आपका जिह्वा के आधार पे, मतलब ये जो आपकी जीभ है इससे भी स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। सभी स्वर मतलब जो 11 स्वर हैं उन सबका वर्गीकरण जीभ पे भी किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फिगर बना दिया है। ये आपकी देखिए जीभ है, इतनी बड़ी आपकी जीभ है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट किए गए हैं। ये वाला हिस्सा अग्रभाग कहलाता है, जो आपकी जीभ का आगे का हिस्सा है अग्रभाग। जीभ के मध्य का हिस्सा मध्य भाग। जीभ के सबसे पिछला हिस्सा जो तालु के करीब होता है वो उसे कहते हैं पश्च भाग। ठीक है, तो 3 भागों में ये आपकी पूरी जीभ का वर्गीकरण किया गया है। अब यहां से भी स्वरों का क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। जीभ के अग्रभाग से ई ए ऐ और ऋषि का उच्चारण होता है। ठीक है, जीभ के अग्रभाग से ए ऐ और ऋषि का। तो जिह्वा के आधार पर जब आपको क्वेश्चन पूछे कि जिह्वा के आधार पर जीभ के अग्रभाग से कौन से वर्ण हैं, तो कहेंगे ई ए ऐ ऋषि। वर्णों की संख्या कितनी है? 5। जिह्वा के मध्य भाग पर, जीभ के मध्य भाग पर कौन सा है? अ है, अकेला अ है केवल जीभ के मध्य भाग पर, केवल एक वर्ण अ। ठीक है, तो मध्य भाग में जीभ के क्या है? अ है। मध्य देखिए अ हो गया, ई ए ऐ ऋषि हो गया। बचे जो जितने भी बचे हैं स्वरों की संख्या में वो जीभ के पीछे वाले भाग पे, पश्च भाग पे हैं। आ उ ओ औ। ठीक है, ये भी संख्या में कितने हैं? 5। तो 5 5 10 और 1 11, स्वरों की संख्या कुल 11 स्वर यहाँ पे प्रदर्शित किए गए। आप यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ण है या स्वर है, कह देगा कौन सा ऐसा स्वर है जो जीभ के अग्रभाग से है, तो आप कहेंगे ई है ए ऋषि, इनमें से कोई भी एक विकल्प में दे देगा। जीभ के मध्य भाग से कौन सा उच्चारित होता है, आप कहेंगे अ। ठीक है, अ। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के आधार पे आपसे पूछेगा तब बताएंगे। ठीक है, बाकी तो कंठ तालु वाला हिस्सा किताब है। ठीक, तो मध्य भाग से अ है। अ को देखिए उदासीन स्वर भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया है। ठीक है, कि उदासीन स्वरों की संज्ञा किसे दी गई, उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अ को। ठीक है, अ को उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन और आया है, मैं आगे लिखवा दूंगा कि मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। अ को मात्रिक स्वर में नहीं गिना जाता, लेकिन कुछ विद्वान गिनते भी हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विभेद रहता है, इसलिए क्वेश्चन ये आपको जानना चाहिए। इसे जान लीजिए कि अ को मात्रिक स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 10 बताएंगे। ठीक है, अ को मात्रिक स्वरों में नहीं रखा जाता। और अ क्या है? उदासीन स्वर है। अ का जिह्वा के आधार पर उच्चारण कहां से होता है? जीभ के मध्य भाग से। बाकी ई ए ऐ ऋषि का जीभ के अग्र भाग से, आ उ ओ औ का जीभ के पश्च भाग से। तो ये 11 स्वर हो गए जिनका जीभ के आधार पर वर्गीकरण था। ठीक है, अब देखिए, अब मुख के आवृत्त के आधार पर वर्गीकरण है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला वर्गीकरण है मुख आवृत्त के आधार पर। ठीक है, स्वरों का तीसरा वर्गीकरण मुख आवृत्त के आधार पर। यह भी 4 तरीके से किया गया, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। संवृत्त, पहला है संवृत्त, मतलब मुख का लगभग बंद होना। ठीक है, मुख का क्या? बंद होना। संवृत्त शब्द से यह स्पष्ट है कि क्या हो रहा है, मतलब संकुचन हो रहा है। संवृत्त, मुख का लगभग बंद होना, ये संवृत्त वर्णों की श्रेणी में आता है। अब संवृत्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछ देगा संवृत्त वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे ई उ। ठीक है, ई उ, स्वरों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ई उ क्या है? संवृत्त स्वर वर्ण है। ठीक है, संवृत्त ई उ है। फिर दूसरा विवृत्त पूछ देगा। विवृत्त मतलब होता है मुख का खुला रहना, मुख का क्या होना? खुला होना विवृत्त होता है। जैसे कहेंगे आ, जब आप आ उच्चारित करेंगे तो आपके दोनों होठ ऊपर की तरफ खुल जाएंगे, आ, तो विवृत्त है। आप उच्चारण से ही इसे समझ सकते हैं, आ विवृत्त है। ठीक है, विवृत्त मतलब मुख का पूरा खुला होना। वर्ण कौन सा है? स्वर में आ है। ठीक है,
समृद्ध मुख का लगभग, मैंने बताया लगभग बंद होना। तो आप ई ई उ बोलेंगे तो आपका मुख क्या होगा, ओठों का हल्का सा खुला होगा। ई ई उ मतलब बहुत सारी हलचलें नहीं होंगी, केवल ई ई उ मतलब लगभग मुंह क्या है, बंद है। लेकिन विपरीत में जब बात करेंगे आ, तो आपका होंठ क्या जैसे आ करके खुल जाएंगे, ठीक है, तो विपरीत हो जाएगा। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध क्या होता है, मुख का लगभग बंद होना, मतलब मुख का लगभग आधा बंद होना अर्ध समृद्ध होता है। अर्ध मतलब आधा, समृद्ध मतलब बंद होना। तो अर्ध मतलब आधा, समृद्ध मतलब बंद होना, मतलब लगभग आधा बंद होना, वो क्या होता है, अर्ध समृद्ध होता है। जैसे ओ, आपने ओ कह दिया तो क्या है, अर्ध समृद्ध है। ए क्या है, अर्ध समृद्ध है। ऋषि, ए क्या है, अर्ध समृद्ध है। ओ ए ऋषि, तो देखिए ओ कहेंगे तो आपका होंठ आ रहे हैं, लेकिन बंद होने के लिए आ रहे हैं ओ, लेकिन पूर्णतः नहीं बंद हो रहे, अर्ध रूप में बंद हो रहे हैं, इसलिए अर्ध समृद्ध कहते हैं। ओ, ध्यान दीजिएगा, अर्ध समृद्ध में आप जब भी जो स्वरों का उच्चारण करेंगे तो ओंठ आपको सॉरी आपको होंठ ऊपर से नीचे की तरफ मिलेंगे, ठीक है। ओ, जब आप ओ बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आपके होंठ ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से सिकुड़न के टाइप हो रहे हैं, तो ओ क्या है, अर्ध समृद्ध है। ए भी बोलेंगे तो भी ऐसा लगेगा ऊपर से सिकुड़ा हो रहा है ठीक है, ए अर्ध समृद्ध। ऋषि, ऋषि भी बोलेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि आपके होंठ क्या ऊपर से सिकुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अर्ध समृद्ध है। अर्ध विवृत, अर्ध मतलब आधा, विवृत मतलब खुला हुआ। अर्ध मतलब आधा, विवृत मतलब खुला हुआ, मतलब लगभग आधा खुला हुआ, वो क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर वर्ण होंगे, ठीक है। अर्ध विवृत मतलब मुख का लगभग आधा भाग क्या होता है, खुला रहता है। तो इतने तो आप जान गए, तो शेष जो बचे वो अर्ध विवृत हो जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि अ क्या है, अर्ध विवृत है। आई, ठीक है, आई औ, आई औ क्या है, अर्ध विवृत है। तो मुख का लगभग आधा खुला होना, आई औ, ठीक है। आप इसे उच्चारण के हिसाब से पकड़ सकते हैं। अगर आप मुख से उच्चारण करना सीख जाएंगे और उसको ध्यान देंगे कि किस तरीके से मुख की गतिविधियां हो रही हैं, उस तरीके से आप पकड़ पाएंगे, ठीक है। बाकी आप इनको लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके लिए, मैंने आपको पूरा लिख के बता दिया है, ठीक है। समृद्ध ई ई उ, ठीक है, समृद्ध कौन है, ई ई उ। विवृत पूरा मुंह खुल जाए, आ आप बोलेंगे आ, पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अर्ध समृद्ध ओ ऐ ऋषि, ठीक है, ओ ऐ ऋषि, ओ ऐ ऋषि क्या है, अर्ध समृद्ध है। अर्ध विवृत अ ऐ औ, ठीक है, अ ऐ औ क्या है, अर्ध विवृत। तो ये मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। 3 वर्गीकरण हमने पढ़ा, 3 और बचे हैं, इसे अगले पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब कल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपको लगभग सिलेबस हम कवर कर देंगे, ठीक है। और आपको साहित्य भी बताया जाएगा, ये इसकी इस पूरे मतलब जो हिंदी पढ़ाई जा रही है इसकी विशेषता होगी कि इसमें साहित्य भी है, ठीक है। तो इसके बाहर बहुत रेयर केस में ही प्रश्न जा सकते हैं। आप विस्तृत पढ़ रहे हैं हिंदी, इतना ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल